हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है प्रत्यास्था। जो प्रत्यास्था वाला चैप्टर है, इसका आज लास्ट लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में आज के हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे वो देखते हैं। टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक होगा हमारा अध्याय का सारांश, यानी जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में कवर किया है उसका हम थोड़ा जल्दी रैपिडली रिविज़न करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न किस किस प्रकार के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वे सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल। हम आपको इसमें सभी प्रकार के न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवाने के, सारे न्यूमेरिकल उसी बेस पर पूछे जाएंगे। बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूलों पर ही आधारित होंगे, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ये 3 चीज़ें हम आज इस लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर नंबर 4। पहला टॉपिक है अध्याय का सारांश। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है। इसमें लिखा है किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो वस्तु की आकृति, आकार या स्थिति में परिवर्तन कर देता है विरूपक बल कहलाता है। तो विरूपक बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की स्थिति में, आकृति में, आकार में परिवर्तन कर देता है, ऐसे बल को क्या बोलते हैं? विरूपक बल। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, यानी उस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था में क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया और बल लगाने के बाद उसे हटा लिया, जैसे रबड़ है, रबड़ को आपने खींच दिया और खींचने के बाद यदि उसे छोड़ दोगे तो वो अपनी पहली कंडीशन में जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो वो वस्तु का गुण है अपनी पहली स्थिति में वापस आने का गुण, वो गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। यही बात इसमें बताई गई है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, यानी वस्तु अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो वो गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। यही चैप्टर का नाम है, बहुत खास परिभाषा। इसके बाद लिखा अगला, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिस पर से विरूपक बल हटाने पर अपनी पहली कंडीशन में जैसी थी वैसी ही अपनी कंडीशन में लौट के आ जावे, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। इसके बाद अगला पॉइंट है क्वाड्रज को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे ये पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु किसको माना जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? क्वाड्रज। इसके बाद क्या लिखा? ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था की ओर लौटने का प्रयत्न नहीं करती तथा स्थायी रूप से अपनी विकृत अवस्था में ही बनी रहती है, पूर्ण सुगठ्य यानी परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती है। जैसे मिट्टी बताया था आपको, यदि गिल्ली मिट्टी में आपने उसे जैसा भी आप शेप या साइज प्रदान करोगे, यानी जैसा भी उसका आकार बनाना चाहोगे वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मोम है, मोम को आप जिस तरीके से भी बनाना चाहते हो वैसा का वैसे उसका साइज और शेप बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी जैसी पहली कंडीशन में था वैसी कंडीशन में लौटने का प्रयत्न नहीं करने का, तो ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं? पूर्ण सुगठ्य, ठीक है। इसमें लिखा पिघला हुआ मोम व गीली मिट्टी को लगभग पूर्ण सुगठ्य मानते हैं, ठीक है। तो मोम और गीली मिट्टी, पिघला हुआ मोम और गीली मिट्टी क्या है? जैसी अपनी कंडीशन में एक बार आपने विरूपक बल लगाने के बाद उन्हें कर दिया वैसा का वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसी वस्तु कहलाती है पूर्ण सुगठ्य वस्तु। इसके बाद अगला लिखा है इसमें ऐसी वस्तुएं जिनकी अपनी एक निश्चित आकृति एवं आकार हो तथा उन पर बाह्य बल लगाने पर उनके कणों के बीच की सापेक्षिक दूरी में कोई परिवर्तन न हो, वे क्या कहलाते हैं? दृढ़ वस्तुएं। जो भी इम्पोर्टेंट है, दृढ़ वस्तुएं आपने फर्स्ट बुक में भी 2 जगह पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में, उसके बाद पढ़ा था आपने दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो वहाँ भी यही बताया था कि ऐसी वस्तुएं जिनकी आकृति और आकार क्या हो? निश्चित हो और उनके अणुओं के बीच में बल लगाने से कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी उनके अणु जितनी दूरी पर एक दूसरे से है बल लगाने के बाद भी उतनी ही दूरी पर रहे, ठीक है। तो ऐसी वस्तु कहलाती है दृढ़ वस्तु। इसके बाद अगला लिखा है इसमें विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है
उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। ठीक है, तो मान लिया आपने अधिकतम विरूपक बल लगाया और विरूपक बल इतना लगा दे कि वस्तु टूटने वाली, जैसे आपने विरूपक बल को हटाया तो वस्तु अपनी कंडीशन में पहले जैसी थी वैसी होगी। तो वो जो गुण है वस्तु का, वो जो विरूपक बल का अधिकतम मान है वही क्या कहलाता है, उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा। ये गुण किसका होता है, सबसे खास बात वस्तु के पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, प्रत्यास्थता भी पदार्थ का ही गुण है और प्रत्यास्थता की सीमा भी किसका है, वस्तु के पदार्थ का ही गुण है। इसके बाद क्या लिखा अगला, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। यानी प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यदि आपने से एक मान लिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को तो क्या बच जाएगा, केवल प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो यही लिखा कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद अगला है, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको देखो डिटेल में पिछले 3 लेक्चर में अच्छे से पढ़ाई। अब तो बस इनके यहाँ रिवीजन चल रहा है शॉर्टली। ठीक है, यदि आपको अच्छे से ना समझना है तो अच्छे से समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। तो पिछले लेक्चर देख लीजिए एक बार, यहाँ तो रैपिडली रिविजन करवाया जा रहा है इनका। ठीक है, यदि आप वस्तु के सतह के अभिलंबवत बल लगाओगे, वो भी इस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, तो वो बल क्या कहलाएगा आपका, अभिलंब प्रतिबल। उसके बाद लगा, यदि वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो तो उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, हम अनुदैर्ध्य बल। यदि केवल लंबाई में परिवर्तन हो, मान लिया एक तार को आपने खींचा, तो जैसे तार को खींचोगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। यानी लंबाई में परिवर्तन तब होगा तो जब उसके एकांक क्षेत्रफल में जो भी आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या लिखा है, यदि विरूपक बल के प्रभाव से वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या कहते हैं, तनन प्रतिबल। और यदि वस्तु की लंबाई में कमी हो तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या बोलते हैं, संपीड़न प्रतिबल। बताया था ना, यदि आपने एक तार को खींच दिया तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पर जो प्रतिबल लगेगा उसका नाम क्या होगा, तनन प्रतिबल। यदि आपने एक तार को दबा दिया तो उसकी लंबाई घट जाएगी। ठीक है, और उस टाइम पर जो उसके अंदर बल लगेगा उसका नाम क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल। उसके बाद लिखा है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामिति आकृति अपरिवर्तित रहते हुए केवल उसके आयतन में परिवर्तन होता हो तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यानी आपने बल इस प्रकार से लगाया कि उसका आयतन परिवर्तित हो गया, तो ऐसा बल क्या कहलाएगा होगा, आयतन प्रतिबल। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया, एक बार पीछे से ज़रूर देख लियो भाई। इसके बाद क्या लिखा अगला, जब वस्तु की सतह पर विरूपक बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है और वस्तु की केवल आकृति परिवर्तित होती है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय या दूसरा नाम क्या, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, जब वस्तु पर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाओगे और उसकी केवल आकृति बदलेगी, आयतन जैसा है आयतन वैसा का वैसे ही रहेगा। और पिछले वाले में क्या था, वहाँ पर क्या होगा, केवल वहाँ पे आयतन में परिवर्तन होगा, उसकी आकृति जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, जब आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन प्रतिबल कहलाएगा, और जब उसकी आकृति में परिवर्तन होगा स्पर्श रेखीय बल लगाने से तब क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। उसके बाद क्या लिखा, वस्तु के आकार या रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति। मान लिया आपने किसी पर विरूपक बल लगाया तो विरूपक बल लगाने से क्या होगा, उस वस्तु की आकार या आकृति या स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो स्थिति आकार या आकृति में जो परिवर्तन हुआ ना उसी क्या बोल लेंगे हम, विकृति। वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा हमारा, विकृति। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, आगे लिखा है, वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा स्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। यदि लंबाई में परिवर्तन होगा तब क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति। यदि आयतन में परिवर्तन होगा तब क्या कहलाएगी, आयतन विकृति। और यदि अभी बताया, यदि आकृति में परिवर्तन हो गया तब क्या कहलाएगी, अपरूपण विकृति। ठीक है, और यदि हमारी लंबाई में परिवर्तन हो रहा तब उसको हमने क्या बोला, अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। यदि आयतन में परिवर्तन हो रहा तब उसका नाम क्या था, आयतन विकृति। ठीक है,
तब इसका फॉर्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। और यदि आपकी स्थिति में यानी जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो रहा तब उसे हम लिखते हैं डेल्टा थीटा से। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन एच, क्या फॉर्मूला होता है स्मॉल एक्स अपॉन एच। ठीक है भाई। इसके बाद अगला नियम है इसमें हुक का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें क्या लिखा, प्रत्यास्था की सीमा में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिबल क्या होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती। जितना आप ज़्यादा प्रतिबल लगाओगे उतनी ज़्यादा वस्तु की आकृति, आकार या स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यानी जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाया उतनी ज़्यादा विकृति उत्पन्न हुई। तो ये तो बात लिख रखी कि प्रतिबल विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी जितना ज़्यादा आप प्रतिबल लगाओगे उतनी ज़्यादा विकृति उत्पन्न होगी। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। यदि उल्टा उल्टा होता तो ये क्या होते, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भाई। इसके बाद देखो क्या लिखा है इसमें, अगला पॉइंट है किसी तार के लिए वह महत्तम प्रतिबल जिसे वह बिना टूटे सहन कर सकता है उस तार का भंजक प्रतिबल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है यो, इसे आपको जरूर याद रखना। ठीक है। किसी तार के लिए वह महत्तम प्रतिबल जिसे बिना टूटे सहन कर सकता है वह, ठीक है, तो वो प्रतिबल क्या कहलाता है हमारा, भंजक प्रतिबल। अब लिखा भंजक प्रतिबल का मान किसी दिए गए तार के लिए क्या होता है, नियत। ठीक है। किसी दिए गए तार के लिए भंजक बल ऐसे नहीं बदल जाएगा। तो भंजक प्रतिबल किसी दिए गए तार के लिए क्या होता है, नियत। यानी भंजक प्रतिबल अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यो आपको ध्यान रखने वाली बात। इससे बाद में क्या लिखा, इससे बाद में लिख रखा वे पदार्थ जिनके प्रतिबल विकृति ग्राफ में प्रत्यास्था सीमा तथा भंजन बिंदु के मध्य सुघट्य विरूपण की विशाल मात्रा होती है, ऐसे क्या कहलाते हैं, तन्य पदार्थ। ये सब हमने आपको देखो डिटेल में बताया था, ध्यान से पढ़ लियो। तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या, तांबा है, चांदी है और लोहा, और इनकी हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, चद्दर बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर लिखा वे पदार्थ जिनके प्रतिबल विकृति ग्राफ में प्रत्यास्था सीमा एवं भंजक बिंदु के मध्य सुघट्य विरूपण की अल्प मात्रा होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है, भंगूर पदार्थ। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है इसका, कांच है, कच्चा लोहा आदि, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। इसके बाद अगला तीसरे प्रकार के जो होते हैं वे पदार्थ जिनका प्रतिबल विकृति वक्र प्रत्यास्था सीमा में भी सरल रेखा न होकर वक्राकार होता है, प्रत्यास्थ सीमा विशाल होती है तथा भंजक बिंदु ठीक उसी सीमा पर स्थित होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थालक यानी इलास्टोमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, रबड़ है, महाधवनी का प्रत्यास्थ ऊतक। ठीक है, ये सब आपको देखो डिटेल में। अब तो आपका यहाँ कैसे क्या चल रहा है, रिवीजन। उसके बाद आगे क्या लिखा, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली परिभाषा। यानी प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक। और इसे किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं स्मॉल ई से। ठीक है भाई, इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से। पर इसमें शर्त क्या है, प्रत्यास्था की सीमा उसके अंदर होनी चाहिए पदार्थ के। तो लिखा प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लिखा है किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति की प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्था गुणांक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो देखिए पहला प्रकार क्या लिखा है इसमें, पहला प्रकार लिखा है यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाई से। यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यानी यदि ऐसा बल लगाया आपने जिससे लंबाई में परिवर्तन हो तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और ऐसी विकृति जिससे लंबाई में परिवर्तन होता है तो वो विकृति क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो फॉर्मूला क्या हुआ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब जो आपका प्रतिबल का फॉर्मूला है, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और जो विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। जब इसे बटे में लिखेंगे तो लंबाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो आपका फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, mg कैपिटल L अपॉन mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। स्मॉल l का मतलब क्या है, लंबाई में परिवर्तन। इसके बाद दूसरा है
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे लिखते हैं? कैपिटल बी से। और इसका फॉर्मूला होता है अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल में क्या बताया था? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल। और आयतन विकृति में क्या होता है? ऐसी विकृति जिससे आयतन में परिवर्तन हो जाए और उसकी आकृति ऐसी की ऐसी रहे। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी। ये क्या है? पी का मतलब है दाब, जितना आपने अभिलंब प्रतिबल लगाया। और आपका फॉर्मूला है माइनस PV अपॉन डेल्टा। माइनस क्यों आया? जब आप किसी वस्तु पर दाब लगाओगे या प्रतिबल लगाओगे तो उसका आयतन क्या होगा? हमेशा घटेगा। तो घटने की वजह से क्या आया है? यहाँ माइनस का चिन्ह। ये आपको सारी डिटेल में बताई थी हमने पिछले लेक्चर में, एक बार पिछला लेक्चर जरूर देख लियो। इसके बाद आगे क्या लिखा है इसमें? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। यानी जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसके व्युत्क्रम का मतलब है जब जो आपकी संपीड्यता उसे प्रदर्शित करते हैं बीटा से। यानी बीटा बराबर क्या होगा? 1/b। और b क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और बीटा क्या है? संपीड्यता। तो यानी व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है आपका? संपीड्यता। संपीड्यता जो देखा ना कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रकार का जो दृढ़ता गुणांक है, तीसरे प्रकार के दृढ़ता गुणांक में क्या लिखा? इसे प्रदर्शित करते हैं ईटा से। ईटा को बोलते हैं हम दृढ़ता गुणांक। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो आपका प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और जो अपरूपण विकृति उसे किससे लिखते हैं? थीटा से। और थीटा का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? x/h। ठीक है, क्या होता है? x/h। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है यदि कैपिटल L लंबाई और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार पर कैपिटल F बल लगाने पर उसकी लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो तब तार पर किया गया कार्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तार पर किया गया कार्य का डेरिवेशन फॉर्मूला होता है इसका कार्य का W बराबर हाफ F और लंबाई में वृद्धि जितनी भी होगी यानी हाफ FL और बराबर होता है आपका हाफ YA इंटू स्मॉल l स्क्वायर बटा कैपिटल L। या बराबर होता है आपका इसका 1/2 यानी हाफ प्रतिबल गुणा विकृति और गुणा तार का आयतन। ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो बहुत ही खास फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको जो तीसरा फॉर्मूला है इसे ज़रूर याद रखना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ प्रतिबल गुणा विकृति और गुणा तार का आयतन जितना भी है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें प्रत्यास्था की सीमा में पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। और उसे हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के अनुपात को पॉइसन अनुपात। ठीक है, पॉइसन अनुपात कहते हैं। यानी पॉइसन अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा? पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? पॉइसन अनुपात। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? सिग्मा से। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें पॉइसन अनुपात का जो सैद्धांतिक मान है, पॉइसन अनुपात का सैद्धांतिक मान कितना होता है? -1 से 0.5 के बीच में। ठीक है, और जो इसका वास्तविक मान या इसको वास्तविक मान को क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। क्या नाम है इसका? दूसरा प्रायोगिक मान। वो कितना होता है? 0 से 0.5 के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है। जब दोनों सिरों पर कसे तार का ताप ΔT कम कर दिया जाता है तो तार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और उस जो तनाव है उस तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर YA अल्फ़ा ΔT। ठीक है, और यदि आप तापीय बल पूछे क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होने से जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा Y अल्फ़ा ΔT। बस यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं आने का फिर। ठीक है, यदि तनाव बल है तो तनाव बल में क्या होगा? YA अल्फ़ा ΔT। ठीक है, यदि तापीय बल है तो उसमें क्या होगा? Y अल्फ़ा ΔT। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं भाई। इससे आगे है हमारा अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। तो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु से क्या तात्पर्य है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु अभी आपकी पिक्चर पढ़ा आपने। तो इसमें लिखा ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। यानी ऐसी वस्तु जिन पर आपने विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाने से उनके अंदर क्या आगे भी करती और जैसे ही आपने विरूपक बल हटाया तो जैसी वो पहले थी बिल्कुल ऐसी की ऐसी होगी तो वस्तु कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्थ। और पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का आपको एग्जाम्पल भी बताया था, क्या था? क्वार्टरज। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ तथा पूर्ण सुघट्टी वस्तुओं का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसने कहा लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ, क्योंकि पूरी तरह कोई भी वस्तु ना तो प्रत्यास्थ होती है और ना ही कोई भी वस्तु पूरी तरह दृढ़ होती है। ठीक है, तो जो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है उसका एग्जाम्पल क्या है? क्वार्टरज। और जो पूर्ण सुघट्टी
वस्तु है उसका नाम क्या बताया था, गीली मिट्टी या फिर पिघला हुआ मोम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तांबा, इस्पात तथा कांच को प्रत्यास्था गुणांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको ध्यान रखना है भाई, क्या बोला, तांबा, इस्पात और कांच को प्रत्यास्था गुणांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो जो प्रत्यास्था गुणांक है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, इस्पात में, उससे कम किस में पाया जाता है, तांबे में, और सबसे कम किस में पाया जाता है, कांच में। तो ना बढ़ते हुए क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़े प्रत्यास्था वाला, फिर सबसे बड़े प्रत्यास्था वाला। तो यानी सबसे कम प्रत्यास्था गुणांक किसका होगा, कांच का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, तांबे का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, इस्पात का। इनकी हमने आपको सारणी दी थी, तो सारणी में आपको इन्हें याद रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा, इस्पात, कांच तथा रबड़ को प्रत्यास्था गुणांक के घटते हुए क्रम में, आपको क्या पूछा, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा अभी आपने पढ़ा किसका था, इस्पात का। तो यानी इस्पात सबसे ज़्यादा, उससे बाद में तांबे का कम होता है, फिर उससे बाद में कांच का, और फिर सबसे कम किसका होता है, रबड़ का भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, ठोस, द्रव व गैसों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। ये वाले क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, देखो नोट भी लिखवा रखा था, तो पिछले लेक्चर एक बार जरूर देख लियो। यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो पीछे की जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किस में पाई जाती है, गैस में। क्यों, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा गैप होगा तो उसे हम क्या कर रहे हैं, आसानी से दबा सकते हैं। संपीड़ितता मतलब हम उसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु तथा जल में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। वायु तथा जल में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो देखिए क्या लिखा है, जल अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि जल के आयतन में समान विकृति उत्पन्न करने के लिए वायु की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होती है। यानी जिसका क्यों बता, देखो क्या इसमें क्वेश्चन है हमारा, कौन सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है, किसमें, वायु में और जल में। तो इसमें लिखा है क्योंकि जल के आयतन में समान विकृति उत्पन्न करने के लिए वायु की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबल चाहिए। यदि आपको जल को दबाना है, जल के अणुओं के बीच गैप जो वायु होगा उससे कम ही होगा। तो यदि आपको वायु के बराबर ही उसे दबाना है जल को, ठीक है, यानी जितनी विकृति आपको दबा के वायु के अंदर उत्पन्न करनी है उतनी ही यदि जल के अंदर भी उत्पन्न करनी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा फोर्स लगाना मतलब क्या होता है, प्रत्यास्था जो आपका वायु है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिबल के। प्रतिबल यानी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आपका प्रत्यास्था होगी उतनी ज़्यादा प्रतिबल भी होना चाहिए। तो प्रतिबल आपने किस पर ज़्यादा लगाया, जल पे, इसीलिए प्रत्यास्था भी किसके अंदर होगी सबसे ज़्यादा, हाँ, जल के अंदर होगी। ठीक है भाई, इसके बाद क्या लिखा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक यंग प्रत्यास्था गुणांक हो या प्रत्यास्था गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक हो, मात्रक सभी का एक ही होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद लिखा, क्या द्रवों में दृढ़ता होती है। तो आंसर है नहीं, द्रवों में दृढ़ता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बिना तो दबाया जा सकता है ना, इसलिए उनमें दृढ़ता कहाँ से रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का यंग गुणांक कितना होता है। तो किसी द्रव का यंग गुणांक आपको हमने लिखवाया था कितना होता है, 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का अपरूपण गुणांक कितना होता है, 0। इसके बाद है, किसी असंपीड्य द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक। असंपीड्य का मतलब है जिसे दबाया ना जा सकता हो। यदि उसे आप दबा ही नहीं सकते तो उस पर आप बहुत सारा फोर्स लगा सकते हो। ठीक है, तो उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक कितना होगा, अनंत। ठीक है, इसके बाद है, किसी पूर्ण प्रत्यास्थ ठोस का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना। ठोस का मतलब क्या है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। अब जिसे दबाया नहीं जा रहा तो अभी तो आपने पढ़ा जिसे दबाया नहीं सकता यानी असंपीड्य है, उसका कितना था आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अनंत। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक भी कितना होगा, अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के यंग गुणांक पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी यदि आपने किसी ठोस को गर्म कर दिया तो उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें लगा ताप वृद्धि के साथ यंग गुणांक का मान घटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने। इसके बाद अगर इसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, बताया था ना, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, संपीड्यता। क्या था फॉर्मूला, बीटा बराबर 1/b। बी क्या था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और बीटा क्या है, संपीड्यता। तो पूछा ना, इसके व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, संपीड्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कहा, जब किसी तार के
एक सिरे को दृढ़ता से बांधकर दूसरे सिरे पर कुछ भार लटकाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, किंतु तार के भार हटाने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई ग्रहण कर लेता है। तार की प्रारंभिक लंबाई प्राप्त होने का कारण क्या है? आपको बताया था प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ तो वो कहना जिसके कारण वस्तु विरूपक बल या बल हटाने पर अपनी वापस कंडीशन में जाने का प्रयास करती है। तो इसका आंसर क्या है? तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता, यानी प्रत्यास्थता का गुण ही वो है जिससे विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी पहली स्थिति में जाने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? किसी प्रत्यास्थ तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है तथा उसके दूसरे सिरे पर भार लटका दिया जाता है। भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और संगत विकृति का मापन किया जाता है। प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ जैसा आपको चित्र में दिखा रखा वैसा प्राप्त होता है। ऐसा जो आपको ग्राफ दिखाया हो चित्र में, ऐसा आपको ग्राफ यूँ मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा है। फिर क्वेश्चन पूछा है, चित्र में बिंदु ए बी व सी की व्याख्या कीजिए। जो चित्र है आपका, चित्र में बिंदु ए बी सी है, बिंदु ए यो है, बिंदु बी ये है और बिंदु सी है। तो बिंदु ए बी और सी इनका मतलब क्या है? तो देखो इनका मतलब क्या लिखा है, इसमें लिखा है बिंदु ए क्या लिखा? अनुपातिक सीमा। बिंदु बी को क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु। और बिंदु सी पर तार पर लटके भार को हटा देने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई में नहीं लौटता। यानी अब इसके अंदर जो बिंदु सी पे पहुंचने के बाद क्या हो गया? प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया। और प्रत्यास्थता का गुण का क्या मतलब था? यदि आपने तार पर कोई भार लटकाया और भार हटा दिया तो तार कैसा था? अपनी कंडीशन में वापस आ रहा था। यानी बी तक तो वो वापस कंडीशन में आ रहा था। ठीक है, बी पे आपने जितना भी भार लटकाया था तो ग्राफ ऐसा बना। और यदि आप बी पे लटकाए हुए भार को हटा देंगे तो भार हटाने के बाद तो तार तो अपनी पहली कंडीशन में जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तो यानी वो जो पॉइंट है आपका, भी वो क्या कहलाएगा? बी पॉइंट आपका, हाँ, उसका नाम था पराभव बिंदु। ठीक है, और जो आपका ए पॉइंट था वो था अनुपातिक। ठीक है, और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर आपने भार लटका दिया और भार लटकाने के बाद हटाया तो वो अपनी पहली कंडीशन में वापस ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी उसके अंदर से प्रत्यास्थता का गुण चला गया, समाप्त हो गया। अब देखो इसके बाद क्या लिखा अगला क्वेश्चन, किसी तार को खींचने में कार्य करना पड़ता है, इस कार्य का क्या होता है? तो इस कार्य का क्या होगा भाई? इस कार्य का देखो क्या लिखा, तार को खींचने में अंतरा परमाणुक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य खींचे तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। डेरिवेशन भी आपको करवाया था। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था आपका? क्या था? U बराबर हाफ प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है, तो यानी जितना भी आप तार को खींचने में काम करोगे वो किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा? तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल वाई बल कैपिटल एफ द्वारा तार को खींचने पर लंबाई में वृद्धि स्मॉल एक्स है। तो इसने कहा खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का आपका फॉर्मूला क्या था? हाफ एफ एल। एल क्या था? लंबाई में वृद्धि। पर यहाँ लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही? एक्स। तो हम एल की जगह क्या लिख देंगे? एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ एफ एक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वें क्वेश्चन में कहा है किसी तार को खींचने में किए गए कार्य का सूत्र बल नियतांक तथा लंबाई में वृद्धि के पदों में लिखिए। बल नियतांक का मतलब क्या है? कि आपने पढ़ा था पिछले चैप्टरों में, फर्स्ट बुक में। तो देखो बल नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? बल नियतांक के पदों में जो फॉर्मूला होता है किए गए कार्य का W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? वो बल नियतांक, एक्स क्या है? लंबाई में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी तार द्वारा 2 किलोग्राम भार लटकाने पर लंबाई में वृद्धि 1% होती है। तो तार में रेखीय विकृति की गणना कीजिए। यानी जो उसकी लंबाई थी पहले से कितनी बढ़ेगी? 1%। यानी आपको यदि हमें फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला क्या होगा रेखीय विकृति का? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो आपकी जो लंबाई थी, जो वृद्धि हुई, वृद्धि कैसे निकल लेंगे आप? प्रारंभिक लंबाई माइनस क्या होगा? प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि कैसे निकल लेंगे भाई? जितनी आपकी प्रतिशत वृद्धि बढ़ेगी उसे क्या कर देंगे हम? पहले की बाद की लंबाई में से घटा देंगे। ठीक है, यानी आपकी मान लीजिए पहले लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर के बाद उन्होंने बताया 1% बढ़ गई। ठीक है, तो यानी कितनी होगी? 101। तो आप 101 में से क्या कर दोगे? पहले वाली घटा देंगे। यानी बाद की लंबाई माइनस
पहली लंबाई, तो आपको पता चल जाए कितनी वृद्धि आई होगी। और उसके लिए क्या करना पड़ता है परसेंटेज के लिए भाई 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। अब देखो जाएगा हमारा ऊपर, तो इसीलिए क्या हो जाएगी इसमें 100 से गुणा, ठीक है। तो 100 से गुणा कहाँ होगी 1/100। पहले आपकी लंबाई इतनी थी, लंबाई से लंबाई कैंसिल, यदि आप 100 से डिवाइड करोगे एक को तो कितना होगा भैया, हाँ कितना होगा 0.01, यानी आपकी जो बाद में लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी पहले की लंबाई का 1%। अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई काटकर आधी कर दी गई, बताइए दिए गए भार के अंतर्गत इसकी लंबाई में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिकतम भार जो वह सहन कर सकता है पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, लंबाई में आधी वृद्धि होगी, यानी आपने मान लिया कोई L लंबाई का तार लिया और उसकी लंबाई काट के आपने L/2 कर दिया, तो पहले जो उसकी लंबाई बढ़ रही थी मान लिया 2L बढ़ रही थी, तो अब कितनी बढ़ेगी भाई पहले जितनी बढ़ रही थी उसकी आधी बढ़ेगी, यानी पहले आपकी टोटल 2L बढ़ रही थी, तो 2L को भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी बढ़ेगी 2L का आधी, यानी जो लंबाई बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी पहले से आधी बढ़ेगी, ठीक है। फिर लगा अधिकतम भार जो वह सहन कर सकता था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सहन कर रहा था तार का पदार्थ तो वही है, अभी आपने उसे काट के आधा कर दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ भी नहीं, यानी आपने उसे काट के आधा कर दिया तो उसके अंदर का जो प्रत्यास्थ गुणांक है वो तो वही रहने वाला, प्रत्यास्थ गुणांक पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, तो इसीलिए जो उसका भार लटकाने हैं वो जो सहन करने की क्षमता वो पहले की जैसी ही रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें कहा है 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आपको किस में दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमेशा किस में बदलेंगे भाई, हाँ मीटर स्क्वायर में। तो आपको क्या दे दिया क्षेत्रफल, जो क्या दिया क्षेत्रफल यानी एरिया, और जो क्या दिया है लंबाई L, ठीक है। शुरू में लंबाई दिया है नहीं, वो क्या है कैपिटल L। फिर कहा यह तार 4.8 × 10³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है, यानी वो आपको फोर्स दे दिया F, ठीक है। यदि तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है कैपिटल Y 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल बताओ कितना होगा, विकृति बताओ कितनी होगी, लंबाई में वृद्धि बताओ कितनी होगी। देखो बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इसका हल। देखो हल में क्या लिखा है, आपको सबसे पहले क्या दिया है लंबाई कितना दिया था 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया दिया था किस में दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसे किस में बदल लेंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁻4 से गुणा कर दे, क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो 10⁻2 से गुणा करते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा 10⁻4। इसके बाद आपको फोर्स दिया था 4.8 × 10³ न्यूटन, और यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना देता है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको प्रतिबल बताना, तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल योरा आपका और क्षेत्रफल योरा, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे डिवाइड, तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 12 चौक 48, ठीक है। जो पावर कैसी है प्लस की 3, इन्हें ऊपर ले जाओ, ये कैसी हो जाएगी प्लस की 4, 4 और 3 7, तो आंसर कितना आ गया 4 × 10⁻7। और प्रतिबल का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या निकालनी थी इसमें भाई विकृति, तो देखो विकृति का फॉर्मूला क्या लगाया इन्होंने, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपको दे रखा, विकृति आपको निकालनी, तो विकृति इधर ले जाओ और जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक से बटे में ले आओ, ठीक है भाई। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा विकृति बराबर प्रतिबल बटा, हाँ प्रतिबल बटा यंग प्रत्यास्थ गुणांक। प्रतिबल आपने अभी निकाला क्या आया था 4 × 10⁻7, और आपको यंग प्रत्यास्थ गुणांक का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, ठीक है भाई। एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। और 4 से कितनी दफ़ा कट जाएगा 3 बार, ठीक है। इसे ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर कैसी यहाँ प्लस की 7, ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगी -11, तो -11 में से कितनी बचेगी, कितनी बचेगी भाई -11 में से आप 7 घटा दो, कितनी बचेगी -4, ठीक है। और फिर आप इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपने पॉइंट हटाया इधर से इधर, तो ऊपर क्या बच जाएगा बताओ आप ही, ऊपर क्या बच जाएगा आपका 4 × 4, यहाँ कितना बच गया 10, और 4 × 3 = 12, आप 3 से काट दो, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, ठीक है। यानी कितना बच जाएगा पॉइंट, एक पॉइंट लगाया फिर से 3 × 3 = 9, यानी 3.3, और जो पावर ऊपर गई थी कैसे होगी थी -4, तो कितना आ गया आंसर 3.3 × 10⁻4। इसके बाद इसका तीसरा जो पूछा था लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, तो लंबाई में वृद्धि के लिए फॉर्मूला किसका लगा दिया विकृति का, तो लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा विकृति, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि बराबर क्या होता है आपका लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई और गुणा प्रारंभिक लंबाई,
यानी ये जो आपका लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई हो क्या बन गया, विकृति। और प्रारंभिक लंबाई क्या है, वो प्रारंभिक लंबाई जो है वही है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या करा भाई, आपकी जो विकृति आई थी वो कितनी आई, अभी विकृति यहाँ से निकाल के कितनी आई विकृति, विकृति आपकी कितनी आई भाई, जो आई थी 3.3 गुणा 10 की घात 4 यो रख दिया। और पहले की आपकी लंबाई कितनी थी 4, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 तिया 12 रे 1 13, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद, और 10 की घात -4 ऐसी की ऐसी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसे आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। यदि आप इसे मिलीमीटर में लिखना चाह रहे तो मिलीमीटर में लिख लो भाई, पावर सेट करके। अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ही धातु के 2 तारों से समान भार लटकाया गया है। इनमें एक तार की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1 मिलीमीटर, दूसरे तार की लंबाई 1 मीटर और उसका व्यास कितना है 0.5 मिलीमीटर। इनमें से किस तार में अधिक वृद्धि होगी। यानी इन्होंने 2 तार लिए, एक तार की लंबाई तो कितनी थी 2 मीटर की और दूसरे तार की लंबाई थी 1 मीटर की। तो पहला तार था उसका व्यास था 1 मिलीमीटर और जो दूसरा तार था उसका व्यास था 0.5 मिलीमीटर। तो इन्होंने कहा जब हमने दोनों पर समान भार लटकाया तो दोनों में से किसकी लंबाई बढ़ेगी अधिक। देखें इसका हल में देखो क्या लिखा है। जो आपका पहला तार था, पहले तार की लंबाई कितनी थी 2 मीटर, ठीक है, और जो आपका 2 मीटर दिया और दूसरे तार की लंबाई कितनी दिया 1 मीटर, ठीक है। और प्रथम तार का व्यास दिया था 1 मीटर, तो उसकी त्रिज्या बना लेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। और जो दूसरे तार का व्यास था वो कितना दिया था 0.5 मिलीमीटर। तो यदि आपको त्रिज्या बनानी तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। अब आप लगाओगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्या देखना है भाई लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो देखो जो तार है, इन्होंने कहा तार के जो पदार्थ है वो एक जैसे ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या लगाया, y बराबर mgl/πr²l, ठीक है। यदि आपको लंबाई में वृद्धि निकालनी तो l तो इधर चला जाएगा और y आ जाएगा बटे में, ठीक है। l चला जाएगा भाई इधर और y आ जाएगा बटे में। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया लंबाई में वृद्धि का, mg∠L/πr²y, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से दूसरे तार के लिए कर लिया, ठीक है। पहले तार के लिए लंबाई में वृद्धि आ गया और दूसरे तार के लिए लंबाई में वृद्धि आ गया। देखो तार एक ही पदार्थ का है, इसीलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका नहीं बदलने लगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वही रहेगा, क्योंकि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, जो प्रत्यास्थता है वो किसका गुण होती है, पदार्थ का। यदि आपने एक लोहे का लिया तार और दूसरा भी आपने लोहे का लिया, ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं बदलने का, जितना रहेगा पहले तार के लिए उतना ही दूसरे तार के लिए रहेगा, चाहे उसकी लंबाई ज़्यादा हो चाहे उसका क्षेत्रफल कम हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। तो इसलिए इन्होंने यहाँ y1 y2 नहीं लिखा, केवल क्या लिखा y, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक ही पदार्थ है। अब इसमें क्या करा, जो आपकी वो थी पहली जो कंडीशन आई ये वाली, इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट और इसे मान लिया समीकरण सेकंड। तो इसमें क्या करा, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। तो भाग करने पर क्या होगा, समीकरण फर्स्ट क्या थी आपकी L1/L2 बराबर बराबर वालों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल क्या बचेगा L1/L2 और यहाँ क्या बचेगा, जो आपका जो है ये ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है, R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे रहेगा, अंदर अंदर वाले गुना बाहर बाहर वाले गुना। तो क्या हो जाएगा L1/L2 और R2/R1 और इन दोनों क्या था स्क्वायर, तो क्या लिख दिया होल स्क्वायर। L1 आपके पास था 2 मीटर, ठीक है, और L2 आपके पास था 1 मीटर। R2 आपके पास त्रिज्या कितनी थी 0.25 मिलीमीटर और जो कितनी थी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये कितना है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 5 का आप वर्क कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा भाई 5 पंजे 25, ठीक है। परंतु इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने निचले वालों को डिवाइड करा, यानी निचले वालों को कैसे डिवाइड करा, पॉइंट हटाया तो उसके ऊपर से 2 पॉइंट हटेंगे, इसका नीचे से 1 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब इससे काट दें कितनी बार कटेगा 2 बार, ठीक है। यदि आपको यहाँ से L2 निकालना है तो इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी ना, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा 2L1। तो यानी जो दूसरा तार है, दूसरे तार की लंबाई में जो वृद्धि होगी वो पहले तार के मुकाबले कितनी होगी, डबल, ठीक है। पहले तार के मुकाबले दूसरे तार में वृद्धि कितनी होगी, डबल, भाई 2 से गुणा करनी पड़ी ना, जो पहले तार की वृद्धि थी उसमें 2 से गुणा करनी पड़ी, तो दूसरे तार की वृद्धि आ गई, यानी दूसरे तार में जो वृद्धि होगी वो पहले तार की वृद्धि से कितनी होगी, डबल। तो लिखा आता है दूसरे तार में 2 गुनी वृद्धि होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टील के लिए भंजक या क्या बोलते हैं ब्रेकिंग प्रतिबल यानी F
प्रतिबल आपको दे दिया, कितना दिया है वो 8.5 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका घनत्व यानी डेंसिटी दिया 8.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटका सके। यानी हमें इसमें क्या बताना है, वो अधिकतम लंबाई बतानी। और जी का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने 10, यानी जी का वैल्यू आपको क्या रखना है 10 रखना। तो देखो इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा है यदि तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, तार के पदार्थ का घनत्व कितना हो रो, तो कैपिटल एल लंबाई के तार का भार कितना होगा भाई, आपको पता है फॉर्मूला। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी डब्ल्यू भार का फॉर्मूला क्या हो mg, भार क्या होता है आपका mg। ये तो बताया था आपको, वेट यानी भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा क्या है गुरुत्वीय त्वरण। अब द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है आयतन गुणा घनत्व, द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है आयतन गुणा घनत्व। और जी ऐसा कैसे ही है, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा भाई क्षेत्रफल गुणा लंबाई, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और घनत्व क्या होता है रो, और जी ऐसा कैसे। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया भाई, वेट का फॉर्मूला आपका बन गया AL रो जी, क्या बन गया AL रो जी। तो इसमें क्या लिखा फिर, तार की अपने ही भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, जितना उस पर भार लटका और बटा क्षेत्रफल। तो भार आपका कितना आया था AL रो जी, ठीक है AL रो जी, ए से ए कैंसिल, तो कितना बच जाएगा L रो जी, यानी आपका प्रतिबल यहाँ से निकल के आ गया L रो जी। अब आपको यहाँ से L रो जी का वैल्यू पता चल गया, क्योंकि आपको प्रतिबल तो दे रखा ना। तो प्रतिबल का वैल्यू कितना दिया था 8.5 गुणा 10⁶। और जो किसके बराबर है प्रतिबल L रो जी के बराबर है। तो यानी L रो जी बराबर कितना हो गया आपका वैल्यू 8.5 गुणा 10⁶, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालनी थी लंबाई, तो देखो लंबाई का सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ से। आपको इसमें क्या मिला था रो मिला था, जी मिला था, L आपको मिला था, आपको क्या मिला था प्रतिबल, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से L, तो रो और जी कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो लिख दिया 8.5 गुणा 10⁶। और रो जी कहाँ चला गया बटे में, रो का मान इन्होंने दे रखा है और जी का मान दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका फॉर्मूला 8.5 गुणा 10⁶ बटा रो का वैल्यू कितना था 8.5 गुणा 10⁻³ और जी का वैल्यू कितना था 10, इससे कैंसिल, ठीक है। नीचे पावर कितनी होगी 3 और 1 4, 4 पावर ऊपर से घटा दो कितनी बचेगी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 100। तो आपकी कितनी लंबाई होगी भाई 100 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक छड़ में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृति कितनी है। जो अनुदैर्ध्य विकृति वो है 5 गुणा 10⁻³ और जो अनुप्रस्थ विकृति वो कितनी है 2 गुणा 10⁻³ जो भी -3 थी, ठीक है। तो छड़ का पायसन अनुपात, तो देखो सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका। पायसन अनुपात का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, हाँ क्या बताया था बताओ, हाँ फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी पार्श्व विकृति किसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति को, ठीक है। तो अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। आपको अनुप्रस्थ विकृति कितना दिया इसमें, अनुप्रस्थ विकृति दिया 2 गुणा 10⁻³ ठीक है। और जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो कितना दिया है 5 गुणा 10⁻³ तो 10⁻³ से -3 कैंसिल और 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे तो 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा आपका पायसन अनुपात। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए देख लो कितनी बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सिरे पर कसे हुए किसी तार के दूसरे सिरे पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तार के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बताइए और जी का वैल्यू आपको दिया इतना। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, आपको सबसे पहले क्या दिया है द्रव्यमान जितना हमने लटकाया, कितने का लटकाया था 10 किलोग्राम का। लंबाई में जो वृद्धि हुई डेल्टा एल कितनी हुई 1 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10⁻² से गुणा कर देंगे और जी का वैल्यू आपको दिया है, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला हमने आपको इसका डेरिवेशन भी करवाया था। तो डेरिवेशन क्या होता है U बराबर हाफ F और डेल्टा L, ठीक है। F का फॉर्मूला आप क्या रख दोगे mg, F का फॉर्मूला क्या होता है भाई mg जितना आप बाहर लटका रहे, तो फॉर्मूला क्या बन गया हाफ mg और डेल्टा L। अब देखिए हाफ तो ऐसा कैसा ही, m का वैल्यू दे रखा 10, डेल्टा और g का वैल्यू दे रखा 10 और डेल्टा L का वैल्यू कितना आया था आपका भी 1 गुणा 10⁻²। ये कितने हो जाएगी 10⁻+2, ये कितने 10⁻², -2 + 2 कैंसिल, तो कितना बच गया केवल 1/2 और 1/2 को क्या लिख देंगे हम
0.5 जूल। क्या लिख देंगे 1/2 का मतलब क्या है भाई आधा, यानी आधा का मतलब क्या है 0.5 जूल। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में लिखा है एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। आपका देखो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, यदि आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ से गुणा करेगा। अब इसका स्क्वायर है तो क्या होगी 3 दूनी 6, तो यानी 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। यदि इसकी लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि करने में 5 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा। यानी आपको कार्य का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक आता हो और विकृति भी आती हो। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा आपका, यानी शुरू में आपको लंबाई देता है 1 मीटर, क्षेत्रफल कितना देता है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसे किस में बदलेंगे मीटर में, तो क्या बताया था 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई थी 0.1 मिलीमीटर की, इसे भी किस में बदलेंगे भाई मीटर में। तो क्या करेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे और पॉइंट हटा के 1 जीरो और बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद जो कार्य करना पड़ा कितना करना पड़ा 5 × 10⁻⁴ जूल। तो आपका फॉर्मूला तो यही हो, W = ½ F और लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या आता बल बटा क्षेत्रफल और गुणा लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कर रखा, जो आपका y का फॉर्मूला है वही इसमें यूज़ कर रखा है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसमें क्या है आपका F/L। यदि आप F/L का यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, देख लो भाई इस वाले समीकरण में ध्यान से, यदि आप यहाँ से F/L का वैल्यू निकाल लोगे, F/L का वैल्यू तो दिख रहा है आपको FL का यदि आप यहाँ से मान निकाल लोगे तो क्या होगा 2 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा FL का वैल्यू कितना होगा बताओ। हाँ FL का वैल्यू कितना होगा आपका, FL का वैल्यू ना निकाल कर आप यहाँ से F का ही वैल्यू निकाल लो भाई। F का वैल्यू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, F का वैल्यू निकालने के लिए 2 की गुणा इधर करनी पड़ेगी और L को बेटे में लाना पड़ेगा। यानी यहाँ से F का मान निकल गया 2W/L। तो इसकी जगह यहाँ पर रख दिया इन्होंने F की जगह 2W और बटा L, ठीक है। एक L यहाँ पहले से ही था तो कितना हो गया L²। 2 ऐसा कैसे ही W का मान आपको मिला है, कैपिटल L कितना है 1 मीटर, स्मॉल L कितना था आपका 1 × 10⁻⁴। भाई 1 तो गुणा में लिखो ना लिखो, तो 10 की घात कितना हो गया -4, इसका क्या था स्क्वायर कर दिया। और क्षेत्रफल कितना था 0.5 × 10⁻⁻6। यदि आप इसे यहाँ से हल करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने आपको अलग अलग प्रकार के सवाल करवाए और इसी बेस पे सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।